नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिटर टेट की थ्योरी। ठीक है, इस चैनल में आप लोगों को फिटर टेट की थ्योरी मिल रही होगी, इलेक्ट्रीशियन की मिल रही है। फिटर टेट के 2 बैचेस मिल रहे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। इलेक्ट्रीशियन के 2 बैचेस मिल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर। इसी तरह आपको बिल्डर की क्लास मिल रही है। और अभी कुछ ही दिनों में आपकी और भी ट्रेड चालू होने वाले हैं इस चैनल में। जैसे उसमें हो गया आपका कोपा हो गया, वायरमैन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया और टर्नर हो गया। ये सभी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ही दिनों में मिलने लगेंगी। इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रेड थ्योरी के अलावा 2-3 सब्जेक्ट और लगती है, जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, ED हो गई यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई। इसकी भी क्लासेस 4 से 5 दिन के अंदर आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है जितनी क्लासेस अभी आप लोग चल रही हैं यानी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और बिल्डर चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि किसी को कोई दिक्कत जा रही है, कोई भी इशू है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, हम लोग उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास है फिटर के सेकंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर की तीसरी क्लास है। ये क्या है? सेकंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर की तीसरी क्लास। सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्क्रू की ये तीसरी क्लास है, यानी स्क्रू की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्क्रू क्या होता है, स्क्रू का मटेरियल क्या है, स्क्रू किसे कहते हैं और स्क्रू कितने प्रकार के होते हैं, किस स्क्रू का हमको कहाँ प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आज हम इसको बताएंगे कि स्क्रू को हम कैसे कसते हैं या ढीला करते हैं, यानी इसको हमको टाइट कैसे करना है और खोलना कैसे है। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। जो भी यहाँ पे छूट गया होगा, यहाँ पे जो आप लोगों को डाउट रहेगा होगा, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फिटर की ये सेकंड ईयर की फर्स्ट चैप्टर की तीसरी क्लास है। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? स्क्रू या बोल्ट को कसने ढीला करने में प्रयुक्त होने वाले औजार। ठीक है, टूल्स यूज्ड फॉर टाइटनिंग और लूजिंग ऑफ स्क्रू और बोल्ट। ठीक, कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में, फैक्ट्री में स्क्रू या बोल्ट को कसने या ढीला करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता है। इनमें से समानतः उपयोग किए जाने वाले मुख्य औजार निम्न में। क्या होता है? स्क्रू या बोल्ट को कसने के लिए तरह तरह के औजार उपयोग किए जाते हैं, जिनमें से जो मुख्य है यहाँ पर आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक, स्क्रू ड्राइवर पहला क्या है? स्क्रू को खोलने के लिए क्या उपयोग करते हैं? स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम लोग घरेलू भाषा में क्या बोलते हैं? पेचकस बोलते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है। स्क्रू को ड्राइव करता है यानी खोलता है, बंद करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है स्क्रू ड्राइवर। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पेचकस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका रियल नेम क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर होता है। ठीक, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग स्क्रू को कसने अथवा ढीला करने के लिए किया जाता है। स्क्रू को कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड को स्क्रू के हेड में बने स्लॉट में फंसा दिया जाता है तथा स्क्रू को घुमाकर आसानी से कस दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? स्क्रू जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वो पॉइंट की तरफ हल्का चपटा होता है। ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, जो स्क्रू है उसमें एक स्लॉट कटा होता है, उसमें फिट करके उसको हम घुमाते हैं तो हमारा जो स्क्रू है टाइट या ढीला हो जाता है। ठीक, स्क्रू ड्राइवर के एक स्टील की रॉड में एक सिरे पर हत्था तथा दूसरे सिरे को पीट कर फ्लैट करके बनाया जाता है। इस फ्लैट भाग को ब्लेड कहते हैं। ठीक है, सब लोग पेचकस देखे होंगे। पेचकस कैसा होता है? एक साइड हत्था लगा होता है जिधर हम पकड़ते हैं, दूसरी साइड उसको पीट के क्या चपटा बना दिया जाता है यानी फ्लैट कर दिया जाता है, जहाँ जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड कहते हैं। और वही ब्लेड ही क्या होता है? हमारे स्क्रू के बने स्लॉट में फंसता है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अभी हम एक स्क्रू ड्राइवर का फिगर लेके आएंगे, चित्र लेके आएंगे, जिसमें आप लोगों को बताएंगे। ये है, एक देखिए यहाँ पर चित्र है, ये हमारा क्या है? स्क्रू ड्राइवर है, पेचकस है स्क्रू ड्राइवर। इसके रियल नेम क्या है? स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है? ये हमारा क्या है? ये हैंडल है, यानी जहाँ हम जिधर पकड़ते हैं। ये क्या हो गया? बॉडी हो गई। और ये क्या हो गया? हमारा पॉइंट हो गया, ब्लेड है। पीट के चपटा किया गया है, इसको पीट के क्या किया गया? चपटा किया गया है। और चपटे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के निम्न प्रकार है। पहला है हमारा स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक, कार्यशाला में स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के कार्यों में किया जाता है। इस स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर को बनाने के लिए
हाई कार्बन स्टील HSS किसका उपयोग किया जाता है? HS की छड़ का उपयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर लकड़ी या इंसुलेटेड पदार्थ का हैंडल लगा होता है। ठीक है, ये HS क्या है, हाई कार्बन स्टील क्या है, माइल्ड स्टील क्या है, लो एलॉय स्टील क्या है, इस सब के बारे में हम धातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ मैं हर एक क्लास में इन सबको नहीं पढ़ाता, हर एक चैप्टर में इन सबको नहीं पढ़ा सकता, तो इसका एक स्पेशल चैप्टर है, एक अलग से चैप्टर है, तो जिसमें हम सब पढ़ेंगे हमारा हाई कार्बन स्टील क्या है, लो कार्बन स्टील क्या है, ठीक है ना, माइल्ड स्टील क्या है, सबके बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको देख लेना है, पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर किससे बने होते हैं, तो आपको बताना है HSS से, यानी हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसके हैंडल किससे बने होते हैं? इसके हैंडल लकड़ी के होते हैं या इंसुलेटेड रबड़ के होते हैं। क्यों? ताकि हम जब इसको इलेक्ट्रिक उपकरण में यूज करें, कोई इलेक्ट्रिक उपकरण है, स्विच बोर्ड है, उसमें यदि हम यूज करेंगे तो इंसुलेटर रहेगा तो क्या है, हमको करंट नहीं लगेगा। यदि हमारा वो मेटल का रहेगा तो हमको करंट लग सकता है, इसलिए लकड़ी या इंसुलेटेड पदार्थ का हैंडल लगा होता है। ठीक, फिर इस छड़ के दूसरे सिरे को फ्लैट करके टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर क्या है, इसके बारे में भी उसी धातु के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके सिरे को फ्लैट करके क्या किया जाता है? टेम्परिंग की जाती है उसमें। तथा हल्के कार्यों में प्रयुक्त स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की शैंक गोल तथा भारी कार्यों में प्रयुक्त स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की शैंक वर्गाकार काट की होती है। ठीक, क्या बोला गया है? जो हल्के कार्यों में प्रयुक्त होगी स्टैंडर्ड स्क्रू की शैंक, शैंक क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक के क्या बोला जाता है? शैंक है। ये क्या, ये भाग क्या है? शैंक है हमारा, ये वाला भाग हमारा शैंक होता है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग शैंक होता है। ये से यहाँ से ये भाग हमारा हो गया हैंडल हो गया, और ये भाग हमारा ब्लेड होता है। ब्लेड को हम क्या करते हैं? टेम्पर कर देते हैं। हैंडल हमारा किसका होता है? लकड़ी का होता है या इंसुलेटेड पदार्थ का होता है। ठीक, इंसुलेटेड पदार्थ का क्यों होता है ये भी बता चुके हैं हम। अब ये जो बीच का वाला भाग होता है, ये क्या होता है? शैंक होता है। शैंक दो तरह के होते हैं, एक गोल होता है, एक वर्गाकार होता है। यानी यहाँ पे आपको गोल दिख रहा है, कोई कोई वर्गाकार होता है। तो जो हल्के कार्यों के लिए जहाँ पे हमको हल्के कार्य करने हैं वहाँ पे हम गोल शैंक वाला यूज करते हैं। जहाँ पे हमको भारी कार्य करना है, भारी कार्य मतलब ज़्यादा टाइट नट है, ज़्यादा बड़ी मशीनों का नट है, तो उसमें हम क्या करते हैं? वर्गाकार। इसकी शैंक कैसी होती है? वर्गाकार होती है, उसका यूज हम वहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हल्के कार्य के लिए था, ये हल्के कार्य के लिए था, तो इसकी शैंक कैसी थी? इसकी शैंक गोल थी, इसकी शैंक गोल है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? भारी कार्य के लिए है, भारी कार्य के लिए है, इसलिए इसकी शैंक कैसी है? आप लोग देख सकते हैं 1 2 3, एक कॉर्नर हमको नहीं दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यानी वर्गाकार है। इसका जो शैंक है, ये वाला भाग शैंक है, ये वाला भाग शैंक है। ये कैसा है? वर्गाकार है। कि इसका उपयोग कहाँ हम करते हैं? भारी कार्यों के लिए। ठीक है, जब हाथ से हम नहीं घुमा पाते तो क्या करते हैं? स्पैनर का यूज कर लेते हैं, और स्पैनर फंसा के उसको घुमा सकते हैं। ठीक है, भारी कार्य का मतलब ही है जिसको हम हाथ से नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा टाइट है, कुछ भी है, तो उसको हम यहाँ पर वर्गाकार यूज करेंगे, ताकि हम इसमें स्पैनर का यूज भी कर सकें। फिर हमारा आता है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। वो था, पहला था स्टैंडर्ड, अभी आ गया हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड फ्लैट होता है तथा मुख्यतः कारपेंटर द्वारा वुड स्क्रू को फिक्स करने या निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कारपेंटर द्वारा किया जाता है। किसके लिए? वुड स्क्रू को खोलने या टाइट करने के लिए किया जाता है। हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ होता है? पूछ सकता है, या इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो कारपेंटर होता है वो वुड स्क्रू को खोलने या टाइट करने के लिए किस तरह के स्क्रू ड्राइवर यूज करता है? तो आप लोग बताएंगे हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर यूज करता है। ठीक, इसका ब्लेड भी फ्लैट होता है तथा इसका मुख्यतः, ठीक है, यहाँ हो गया, ये आपको क्या दिख रहा है? आपका स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है एक। ये क्या है? हैवी ड्यूटी है, इसमें हैंडल नहीं होता, इस तरह का हैंडल होता है। यहाँ पर हम हाथ फंसा के इसको क्या करते हैं? इस तरह फंसा के इसको घुमाते हैं तो हमारा ये ढीला या टाइट हो जाता है। इसकी ब्लेड भी कैसी होती है? फ्लैट होती है। ठीक है, इसकी ब्लेड भी फ्लैट होती है। आप लोगों को चित्र देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा ड्राइवर है, हैवी ड्यूटी है। इसका चित्र आप लोगों को मन में अपने बैठा लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में फिगर दे दिया जाता है, चित्र आपको दे दिया जाता है और ऑप्शन दिया जाता है कि बताइए ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर है। तो आप लोगों को चित्र को अच्छे से देखना है, इसलिए मैं आप लोगों को चित्र लेके आया हूँ। चित्र भी आप लोग देखे रहो, ये नहीं सर हमको तो आपने कुछ दिखाया नहीं था,
तो चित्र आपके सामने है, आप लोग इसको देख के रखेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है चित्र दे दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सा स्क्रू ड्राइवर है बताइए। ठीक, तो इस तरह का जिसमें हैंडल रहेगा क्या होगा, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होगा। कहाँ कौन यूज करेगा इसको, कारपेंटर लोग यूज करते हैं। फिर अगला आता है हमारा फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ठीक, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग ऐसे स्क्रू को कसने या खोलने में किया जाता है जिनमें स्लॉट के स्थान पर क्रॉस बना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 स्लॉट कटे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इस तरह के, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ठीक स्क्रू है, स्क्रू का क्या है मान लीजिए हेड है, तो उसमें क्या होता है एक स्लॉट ऐसे कटा होता है, सब में कटा होता है, एक स्लॉट ऐसे भी कटा होता है, यानी प्लस के शेप का आकार कटा होता है, तो क्या होता है फिलिप्स होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, स्क्रू को कसने खोलने के स्थान पर किया जाता है जिसमें क्रॉस बना होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्रॉस हो गया, ये क्या हो गया प्लस का आकार का क्रॉस हो गया, इनमें क्रॉस बना होता है, उस क्या होते हैं फिलिप्स होते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आप लोग देखे होंगे इस तरह के स्क्रू ड्राइवर, इसमें क्या होता है फिलिप्स टाइप के, यानी क्रॉस टाइप का स्लॉट कटा होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा, इस तरह आप देखेंगे, ऐसे आप इधर ऐसा करके देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के साइज को इसके पॉइंट के साइज 1, 2, 3 व 4 से निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, इसका साइज हम कैसे जानेंगे, इसके साइज को 1, 2 या 3, 1, 2, 3 या 4 से बताया जाता है कि 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर की 4 नंबर का है। ठीक है, फिर हमारा आता है अगला ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ये क्या होता है, तंग स्थानों पर जहां साधारण स्क्रू ड्राइवर प्रयोग नहीं किए जा सकते वहां ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे तंग स्थानों में। या दूसरा क्वेश्चन दूसरी तरह पूछ सकता है, तंग स्थानों में कौन सा स्क्रू ड्राइवर हम यूज करते हैं। तंग स्थान यानी जहाँ हमारे पास स्पेस कम होता है वहाँ पर हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर यूज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। ठीक, ड्राइवर के दोनों सिरे फ्लैट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसी स्क्रू ड्राइवर में दोनों सिरे फ्लैट होते हैं और एक दूसरे के विपरीत 90 डिग्री के मोड़ पर मुड़े रहते हैं, मोड़ पर दिए जाते हैं। ठीक है, चित्र में ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर तथा इसके प्रयोग को दर्शाया गया है। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। ये देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री मुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 90 डिग्री मुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी वो ऊपर की ओर मुड़ा है तो ये नीचे की ओर मुड़ा है। इसके दोनों सिरे क्या हैं, फ्लैट हैं, यानी पतले हैं, चपटे हैं। ठीक, ये मुड़ा क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दूसरा है, ये अभी देखिए 90 डिग्री पे ये भी मुड़ा है, ये मुड़ा है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये ऊपर मुड़ा हुआ है, ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम इससे क्या हुआ, एक हमारे पास स्क्रू है, एक हमारे पास स्क्रू है तो हम इसको ऐसे लगाते हैं और खोलते हैं, टाइट करते हैं। लेकिन यदि मेरे पास ऐसा रखने के लिए जगह नहीं है, जैसे मान लीजिए बॉक्स है, ये क्या है बॉक्स बना हुआ है, यदि हम यहाँ पर नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, ऐसे ही मान लीजिए मेरा एक स्क्रू ड्राइवर हो गया, यहाँ पर यदि हम यूज करते हैं फ्लैट स्क्रू ड्राइवर हो गया, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो ऐसे यूज करेंगे तो सिंपल होते हैं। ठीक, इसको हमको ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे जब हम लगाएंगे तो ये वाला भाग उसको रोक लेगा, ये वाला भाग रोक लेगा हमारा, हम ऐसे इसको नहीं लगा सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर लाते हैं। ये देखिए ये वाला भाग, जो मुड़ा वाला भाग है वो अंदर चला जाएगा, बाकी वाला भाग बाहर रहेगा, तो इसको हम फिट करके ऐसे घुमाएंगे तो टाइट या ढीला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे फिट किया गया है। अब चूंकि ये यहीं तक गया है, इसके बाद बाहर आ गया है, तो यहाँ पर रुकने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन यदि मेरा स्ट्रेट होता तो यहाँ जाके रुक जाता है। ठीक है, शीघ्रता से प्रयोग करने हैं तो आप एक और आता है आपका स्क्रू ड्राइवर, जहाँ हमको जल्दी जल्दी काम करना होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, रैचेट ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, रिन्यूएबल टिप, यानी कि जो इनकी टिप होती है उसको हम बदल सकते हैं। फिर हमारा है विशेष उपयोग हो, कुछ स्पेशल स्क्रू ड्राइवर भी होते हैं, जैसे जहाँ सीमित क्षेत्र होता है वहाँ पर छोटे सिरे वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। चित्र में ऐसे स्क्रू ड्राइवर को दर्शाया गया, क्या जहाँ सीमित क्षेत्र होता है यानी कम एरिया होती है, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर, तो लेंथ में बहुत लंबे लंबे होते हैं और छोटे होते हैं, जहाँ तंग स्थान होते हैं वहाँ पर इस तरह के हम स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेशल स्क्रू ड्राइवर हैं, होते उसी तरह हैं स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर जैसे, लेकिन इनकी साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, साइज में छोटे होते हैं। ये आपका क्या है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, स्पेशल स्क्रू ड्राइवर। ठीक,
इलेक्ट्रीशियन द्वारा आप कुछ स्क्रू ड्राइवर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रीशियन यूज करता है, इलेक्ट्रीशियन वाले अक्सर जानते होंगे, लेकिन फिटर वालों को भी जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या बताया गया है, इलेक्ट्रीशियन द्वारा विद्युत कार्य करते समय स्क्रू ड्राइवर के शैंक पर इंसुलेशन चढ़े स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो शैंक होती है उसमें आधी कम से कम आधी दूर तक तो इसको जो इसकी शैंक है उसमें भी विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका हैंडल हो गया। ये क्या है, ये तो विद्युत रोधी होगा ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो हर एक का विद्युत रोधी होता है, इंसुलेटेड होता है। विद्युत रोधी मतलब इसमें इसके हम यदि करंट इधर टच कराते हैं तो इधर मेरे हाथ में करंट का झटका नहीं लगेगा, यानी विद्युत के चालक नहीं है, कुचालक है ये। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन वाले कैसे यूज करते हैं, ये जो इसकी शैंक है, ये क्या है, यहाँ तक शैंक है, इसके शैंक के भी में इंसुलेटेड पदार्थ की परत चढ़ी होती है, यानी एक रबड़ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर लोहा है, इसके अंदर हाई कार्बन स्टील है, लेकिन इसके बाहर वाली परत क्या है, इंसुलेटेड पदार्थ की बनी हुई है। क्यों ऐसा हम करते हैं, ताकि मान लो कभी कभी जैसे अब हम इलेक्ट्रीशियन यदि हैं तो हमको इलेक्ट्रीशियन वाला काम ही करना पड़ेगा, करंट ही कम करना पड़ेगा, तो हम वही उसी मशीन में काम करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो हमको क्या है, करंट लगने का डर हमेशा रहेगा। तो यहाँ पर हम यदि कोई बोर्ड है, स्विच बोर्ड खोलते हैं, कोई मशीन खोल रहे हैं, तो मान लो उस मशीन या स्विच बोर्ड में करंट है, तो इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, इसके थ्रू यहाँ तक करंट आ जाएगा। लेकिन ये भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, तो अंदर अंदर तो करंट रहेगा, लेकिन बाहर से करंट का झटका हमको नहीं लगेगा, और हम इसको पकड़ेंगे तो नहीं लगेगा। इसके साथ साथ इधर क्यों हम लगा देते हैं इंसुलेटेड पदार्थ, इसका रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है, गलती से हमारा हाथ तो इधर है, लेकिन गलती से यदि यहाँ पर हाथ में टच हो जाए, गलती से, वैसे काम तो हमको यहाँ से करना पड़ता है, लेकिन गलती से मान लो यहीं पे टच हो गया या यहाँ पे टच हो गया, तो हमको करंट का झटका ना लगे, इसलिए इलेक्ट्रीशियन वाले कैसे स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, जिसमें उसके शैंक में भी इंसुलेटेड पदार्थ की परत चढ़ी हो। ठीक है, फिर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कार्य की प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। जिस तरह का हमारा कार्य है उसी के अनुसार हमको स्क्रू ड्राइवर का चयन करना है, यानी तंग स्थान में हमको ऑफसेट ही यूज करना है, कि जल्दी जल्दी हमको काम करना है तो रेचेट वाले यूज करने हैं, या हल्के काम के लिए हमको कौन से स्क्रू ड्राइवर यूज करना है, हैवी ड्यूटी के लिए कौन से करना है, ये सब हमको देख के काम करना चाहिए। फिर यदि क्या बोले, यदि स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग विद्युत कार्य में किया जा रहा हो तो इसे सावधानीपूर्वक घुमाना चाहिए। क्या है, विद्युत कार्य में काम कर रहे हैं तो पहली बात तो उसका इंसुलेटेड वाला ही रखना चाहिए, जिसके शैंक में भी इंसुलेटेड पदार्थ हो। उसके अलावा सावधानी से ऐसा नहीं सटक के कहीं और चला जाए और हमको करंट का झटका लग जाए। ठीक है, फिर कभी भी टूटे हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ऐसे स्क्रू ड्राइवर जिसके हैंडल टूटी हुई हो, थोड़ी सी भी टूटी हुई हो, तो हमको उसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय नीचे की ओर अधिक दाब लगाना चाहिए। जब फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर हम यूज़ करते हैं तो हमको नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेस करना चाहिए, घुमाने से ज़्यादा नीचे की तरफ उसको प्रेस करना चाहिए। ठीक है, फिर स्क्रू ड्राइवर की अक्ष को सदैव स्क्रू की अक्ष की रेखा के साथ पकड़ना चाहिए। ठीक है, अक्ष क्या होता है, जैसे ये स्क्रू हो गया हमारा, ये हमारा स्क्रू हो गया, क्या बोला है, स्क्रू ड्राइवर के अक्ष को, अब ये हमारा मान लो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो क्या है, अक्ष की रेखा के साथ, यानी बिल्कुल लंबवत ही हमको पकड़ना चाहिए। ठीक है, तिरछा करेंगे तो स्लिप होने की संभावना रहेगी, इसलिए हमको इसको बिल्कुल सीधा पकड़ना है। फिर क्या है, छोटे कारखंडों पर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय कारखंडों को बेंच वाइज में कस लेना चाहिए। क्या हम लोग गलती क्या करते हैं, छोटे छोटे कारखंड है, इसको हाथ में पकड़ सकते हैं, तो ऐसे हाथ में पकड़ लेते हैं, वैसे उसको टाइट या खोलने लगते हैं, तो यदि मेरा धोखे से भी स्क्रू ड्राइवर स्लिप हुआ तो हमारे हाथ में जाके वो चुभ जाता है, तो हम चोटिल हो जाते हैं। इसलिए ऐसा हमको नहीं करना, ये गलती हमको नहीं करनी चाहिए। उस जाप को हम हाथ में न पकड़ के, बेंच वाइज होती है आपके वर्कशॉप में, बेंच वाइज रहेगी, आगे चैप्टर में है बेंच वाइज क्या होती है, मैं उसको भी बताऊँगा बेंच वाइज क्या है। तो बेंच वाइज में उस कारखंड को हम पकड़ेंगे, यानी जाप को उसमें फंसा लेंगे, उसके बाद उसको हम टाइट या खोलेंगे। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा स्पैनर, जिसे हम लोग आम भाषा में रिंच पाना बोलते हैं, रिंच वगैरह बोलते हैं, वो क्या होता है, स्पैनर होता है। ठीक है, स्पैनर का उपयोग खष्टभुजाकार या चौकोर वाले बोल्ट या स्क्रूओं को कसने या खोलने के लिए किया जाता है। स्पैनर के जबड़े एक सिरे पर खुले हुए रिंग के समान या दोनों सिरों स्पैनर को उच्च तनन सामर्थ्य वाला स्टील में ड्रॉप फोड़ करके बनाया जाता है एवं ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है,
स्पैनर कैसे होते हैं, खष्टभुजाकार भी होते हैं और वर्गाकार भी होते हैं। स्पैनर कैसे होते हैं, स्पैनर खष्टभुजा आकार के बोल्ट स्क्रू को खोल सकते हैं और जो स्क्वायर बोल्ट होते हैं, ये स्क्वायर स्क्रू होते हैं, उसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। स्पैनर के जबड़े के एक सिरे पर खुले हुए रिंग के समान दो, और इसमें स्पैनर तरह तरह के होते हैं, जिसका एक सिरा खुला होता है, एक सिरा क्लोज होता है। दोनों सिरे खुले होते हैं, दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं, या दोनों सिरे क्लोज होते हैं। तरह तरह के स्पैनर पाए जाते हैं। फिर बताया गया है इसको बनाया किसे का जाता है, तो अलाय स्टील से बनाया जाता है। स्पैनर को उच्च तनन सामर्थ्य, उच्च टेंसाइल यानी हाई टेंसाइल वाले से बनाया जाता है। जो उच्च तनन सामर्थ्य अलाय स्टील से बनाया जाता है। लेकिन कौन सी अलाय स्टील, जिसकी तनन सामर्थ्यता ज़्यादा हो, तनन सामर्थ्यता ज़्यादा हो, उससे हम क्या बनते हैं, स्पैनर बनाते हैं। उसकी विधि क्या है, उसकी विधि है ड्राफ्ट फ्लोट करके फोर्ज माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है। ड्राफ्ट फ्लोट करके, ये भी आपको हीट ट्रीटमेंट के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। फोर्जिंग वगैरह क्या है, सब बताया जाएगा इसमें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऊष्मा उपचार करके हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड व टेम्पर, हीट ट्रीटमेंट करके हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका स्पैनर हो गया। आप देख सकते हैं ये एक स्पैनर है, जिसके माध्यम से हम बोल्ट को खोल या टाइट कर रहे हैं। ये स्क्रू भी हो सकता है या बोल्ट भी हो सकता है, उसको हम टाइट या खोल रहे हैं। ये दोनों सिरे इसके खुले हुए हैं, इसलिए क्या होगा, ये ओपन स्पैनर होगा, डबल एंडेड ओपन स्पैनर होगा। ये हमारा क्या है, बोल्ट है, ये नट है, इसके ये नट यहाँ पे हम इसको लगाना है, तो स्पैनर की मदद हम लेते हैं। ठीक है। स्पैनर निम्न प्रकार के होते हैं। स्पैनर के प्रकार हैं ओपन एंडेड स्पैनर, ओपन एंडेड स्पैनर सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्पैनर कौन सा है, ओपन एंडेड स्पैनर है। इसके सिरे पर एक खुला खांचा होता है, जिससे बोल्ट या स्क्रू हेड को पकड़ कर कसा या खोला जाता है। ओपन एंडेड स्पैनर दो प्रकार के होते हैं। ओपन एंडेड स्पैनर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है। हम ये चित्र से दिखाएंगे। एक सिरे पर खुला खांचा क्या है, ये हम दिखाते हैं आपको। ठीक। दो तरह के होते हैं, एक सिंगल एंडेड होता है, एक डबल एंडेड होता है। सिंगल एंडेड हम पढ़ते हैं। सिंगल एंडेड स्पैनर साधारण कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के स्पैनर में केवल एक ही सिरे पर खांचा बना होता है। ठीक। और इस प्रकार यह केवल एक ही साइज के बोल्ट या स्क्रू खोल या कर सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल एंडेड है। सिंगल एंडेड का मतलब हुआ इस तरह कोई भी खांचा, इस तरफ कोई भी खांचा नहीं है। खांचा जो है केवल इस तरफ है, यानी हम एक ही तरफ से नट या बोल्ट को खोल या कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारा खांचा हुआ, ये खांचा हो गया, एक ही तरफ खांचा है, दूसरी तरफ खांचा नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंगल एंडेड। सिंगल एंडेड एक तरफ, सिंगल मीन्स एक तरफ खांचा है, इसलिए क्या हुआ, सिंगल एंडेड हुआ। ओपन क्यों हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ओपन है, यहाँ से ले यहाँ तक ओपन है। ठीक है। क्लोज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ओपन है, इसलिए ओपन हुआ, तो इसका नाम हो गया सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर। फिर डबल एंडेड स्पैनर। डबल एंडेड स्पैनर क्या होता है, दोनों सिरों पर अलग अलग साइजों के खांचे बने होते हैं, इसलिए स्पैनर दो अलग अलग साइजों के बोल्ट या स्क्रू को खोल या कर सकता है। डबल एंडेड स्पैनर अलग अलग 8 सेटों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या आपका दिख रहा है, डबल एंडेड स्टैंडर। इसमें दो एंड है और दोनों एंड में क्या है, एंड मतलब होता है लास्ट यानी छोर। ठीक है। दोनों छोर में क्या है, खांचा कटा हुआ है, आप देख सकते हैं, इस छोर में भी उस छोर में खांचा कटा हुआ है। ठीक है। इसलिए इसका नाम हो गया डबल एंडेड स्पैनर। ठीक। अब इस खांचे का और इस खांचों की जो साइज होती है अलग अलग होती है। तो सिंगल एंडेड की अपेक्षा डबल एंडेड का फ़ायदा ये होता है कि सिंगल एंडेड केवल हम एक ही साइज के नट या बोल्ट को खोल या कर सकते हैं, लेकिन डबल एंडेड स्पैनर का उपयोग यदि हम करते हैं तो इसमें दो अलग अलग साइजें हैं, तो हम दो अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के नट बोल्ट को या स्क्रू को खोल या कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल एंडेड डबल एंडेड में इतना अंतर है, सिंगल एंडेड केवल एक साइज का होता है, तो एक साइज की नट बोल्ट हम टाइट किया खोल सकते हैं, और डबल एंडेड में दो साइज होते हैं, दोनों तरफ होता है खांचा, तो दो अलग अलग साइज के होते हैं, तो दो अलग अलग साइज के नट बोल्ट हम टाइट या ढीला कर सकते हैं। फिर इनमें क्या है, 8 सेटों में पाए जाते हैं। ठीक है। जो 8 मिलीमीटर से लेकर 27 मिलीमीटर तक होता है। जैसे यहाँ पे ये 13 नंबर है, ये 13 नंबर है, तो इधर क्या होगा, 14 नंबर होगा, यानी दो साइज का होगा। इधर ये 15 है, तो इधर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक साइड 8 है तो दूसरी साइड 10 होगी, एक साइड 9 है तो दूसरी साइड 11 होगी, एक साइड 13 है तो दूसरी साइड 14 होगी। ठीक है। एक साइड 16 है तो दूसरी साइड 17 होगी, यानी एक साइड यदि 16 है तो दूसरी साइड क्या होगी, 17 होगी। ठीक। इसी तरह 27 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। फिर हमारा है रिंग स्पैनर।
ये भी उसी तरह के होते हैं, लेकिन इनमें जो खांचा कटा होता है क्लोज होता है यानी बंद होता है, इसलिए इनका नाम हो जाता है रिंग स्पैनर। ठीक है, रिंग स्पैनर के दोनों सिरे गोल तथा कुछ ऑफसेट किए होते हैं जिनके बीच में छिद्र होता है। रिंग स्पैनर भी 8 सेटों में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रिंग स्पैनर है। ये देखिए उसमें खांचा कटा हुआ था और लेकिन वो ओपन था। इसमें क्या हुआ है, खांचा कटा हुआ है, ये खांचा कटा हुआ है। ये ओपन वाले में क्या था, इतना था, लेकिन ये चूँकि रिंग है जिसमें पूरा पैक कर दिए हैं, इसमें पूरा पैक कर देते हैं यानी पूरा गोला बन जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिंग स्पैनर। पहली बात। दूसरी बात, उसमें क्या होता था, वो सीधा सीधा होता था, लेकिन रिंग स्पैनर में क्या होता है, ये लाइन्स पूरी सीधी आई लेकिन यहाँ पे हल्का मुड़ जाती है। इसी तरह ये लाइन पूरी आई फिर हल्का सा मुड़ जाती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लाइन पूरी आई लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऑफसेट हो जाती है यानी थोड़ी सी मुड़ जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ी सी मुड़ गई है और यहाँ पर क्या बना है, रिंग बना है, इसलिए इसका नाम क्या है, रिंग स्पैनर है। ये भी डबल एंडेड स्पैनर की तरह 8 सेटों में पाए जाते हैं जो 8 मिलीमीटर से लेकर 27 मिलीमीटर तक उपलब्ध है। ठीक है, हमको ये याद करना पड़ेगा कि डबल एंडेड कहाँ तक किस सेट में कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं और रिंग स्पैनर जैसे वो 8 से 27 था, ये भी क्या है 8 से 27 मिलीमीटर तक पाए जाते हैं। उसी तरह ये भी चलता है, यदि ये 8 नंबर है तो ये 10 नंबर होगा, यदि ये 12 नंबर है तो ये 13 नंबर होगा। ठीक है, इसका नंबर यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर इसका नंबर लिखा होता है। रिंग स्पैनर एवं इसका उपयोग यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पर एक बोल्ट है, नट बोल्ट है, इसमें रिंग स्पैनर लगा के हम उसको टाइट या ढीले वो क्या कर रहे हैं, खोल या बंद कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 नट बोल्ट एक साथ लगे हुए हैं, 2 नट बोल्ट एक साथ लगे हुए हैं, यदि हम सिंगल एंडेड या डबल एंडेड स्पैनर का यूज करेंगे ओपन वालों का, तो क्या होगा, जब इधर हम उसको लगा के इधर घुमाएंगे तो इस वाले बोल्ट में हमारा स्पैनर फंस जाएगा, स्पैनर हमारा वहाँ पे फंस जाएगा, उसको हम घुमा नहीं पाएंगे, पूरा राउंड नहीं घुमा पाएंगे। और तो हम किसका उपयोग करते हैं, रिंग वाले का। रिंग वाले का फ़ायदा क्या है कि ये हल्का सा ऑफसेट होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, लगभग 15 डिग्री, लगभग 15 डिग्री मुड़ा होता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है रिंग स्पैनर का ऑफसेट जो होता है कितने डिग्री पे लगभग मुड़ा होता है, तो आप बताएंगे 15। ठीक है, 11 से 17 के बीच में कोई भी ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए 15 डिग्री यहाँ पर मुड़ा हुआ है, तब यहाँ पर चूँकि ये बोल्ट है लेकिन ये 15 डिग्री मुड़ा होने के कारण इसको हम घुमाएंगे तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, फिर कुछ है विशेष उद्देश्यों हेतु स्पैनर। उपरोक्त स्पैनरों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य स्पैनर भी विशेष कार्यों के लिए बनाए गए हैं। इसमें पहला है ट्यूब या ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। ठीक है, यह स्पैनर एक पाइप को फोर्ज करके सिरों पर बोल्ट के आकार के अनुरूप बनाया जाता है। इसके दोनों सिरों अलग अलग साइजों में बने होते हैं तथा दोनों सिरों पर एक एक छिद्र भी बना होता है, जिसमें हैंडल डालकर बोल्ट या स्क्रू को खोलने या कसने के लिए बल लगाया जाता है। ये देखिए ये हमारा क्या है, ट्यूबलर है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, फोर्ज करके सिरों पर, एक मिनट, ये है आपका चित्र। ठीक है, ये ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर है हमारा, क्या है, ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर है। इसको हम कैसे बनाते हैं, फोर्जिंग से बनाते हैं। अब फोर्जिंग क्या है मैं आपको मेटल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा फोर्जिंग क्या है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, फोर्ज करके बनाते हैं। ये ट्यूबलर बॉक्स क्यों हो गया, ट्यूब जैसे है, ये क्या है, एक ट्यूब जैसे दिख रहा है इसलिए ट्यूबलर है। बॉक्स क्यों नाम है, क्योंकि बंद है तो ये बॉक्स है। ट्यूब कैसी है, बंद है, बॉक्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा ट्यूबलर बॉक्स हो गया। अब इसमें देखना, ये एक खांचा कटा हुआ है, एक सांचा ये कटा हुआ है, एक सांचा ये कटा हुआ है, एक सांचा ये कटा हुआ है। ठीक, और दोनों साइड में एक ये छोटे छोटे होल दिए हुए हैं। ठीक है, ये सांचे क्या हैं, ये हमारे बोल्ट के साइज़ के होते हैं। जिस तरह के हमको बोल्ट खोलना है उस साइज़ के खांचे होते हैं और दोनों अलग अलग साइज़ के होते हैं। जिस तरह अभी तक होता है रिंग स्पैनर में दोनों अलग अलग सांचे के, इसी तरह ये भी अलग अलग साइज़ के दोनों होते हैं। यदि 8 है ये तो ये 10 होगा। ठीक है, फिर यदि हमको 8 नंबर खोलना है तो ये वाला नहीं लगाएंगे, 10 नंबर खोलना है तो ये वाला, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होल बना होता है किस लिए होता है, ये होल होता है, ये एक टॉमी है, बार है या रॉड है, इसको क्या बोल सकते हैं, टॉमी, बार या रॉड, कुछ भी बोले। एक डंडी होती है लोहे की जिसको यहाँ पे हम फंसाते हैं। अब देखिए इसको हम क्या किए, बोल्ट में फंसा दिए, इसको हम घुमाएंगे कैसे, इसमें हैंडल तो है नहीं, हाथ से घुमा नहीं सकते, तो ज़्यादा टाइट करना है तो हाथ से नहीं घुमा सकते, तो हम क्या लगा देंगे, इस छिद्र में एक डंडी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉमी बार डाल दिया गया है, यहाँ पे क्या डाला गया है, टॉमी बार। अब इसको हम घुमाएंगे तो हमारा जो नट बोल्ट है क्या होगा, टाइट हो जाएगा। इसको हम ऐसे घुमाते हैं कि हमारा नट जो है नीचे या स्क्रू जो है तो टाइट होता जाता है। ठीक है।
ठीक है। इसी तरह इधर भी छिद्र है और उधर भी छिद्र है, दोनों तरफ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ है। हमको इसको यहाँ पे ले जाके फिट करना है, यहाँ पर टॉमी बार लगाना है, उसको घुमाना है तो ये नट टाइट या ढीला हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है हमारा सॉकेट स्पैनर, ठीक। सॉकेट स्पैनर किसी उपकरण में गहराई में लगे स्क्रू व बोल्टों को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टी के आकार के स्पैनर होता है जिसमें एक सिरे पर नट व बोल्ट के आकार के अनुरूप सॉकेट बना होता है। इस स्पैनर को बल लगाकर घुमाने के लिए दूसरे सिरे पर एक हैंडल लगा होता है और प्रत्येक साइज के लिए अलग अलग सॉकेट स्पैनर होते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई नट बोल्ट गहराई पे लगा हुआ है, कोई भी स्क्रू गहराई पे लगा हुआ है, मान लीजिए ये क्या हो गया, एक बॉक्स हो गया, ठीक है। और ये असेंबल है किसमें, ये मान लीजिए क्या हो गया, एक मशीन का फ्लैट हो गया। अब इसको बॉक्स को हमको इसमें क्या करना है, फिट करना है, असेंबल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक नट यहाँ पे लगा देंगे और इसमें फिक्स कर देंगे, एक नट यहाँ पे लगा के फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम नट लगाएंगे कैसे, यही बॉक्स क्या है, छोटा है, यहाँ पर मेरा हाथ इतना नीचे जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो हम सिंपल जी स्पैनर जो होते हैं, रिंग वाले होते हैं या जो भी है, उनको हम यहाँ पर लगा के नहीं घुमा सकते, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तरफ से हमारा स्पैनर को घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसके यहाँ पर ऐसे जगहों में हम क्या यूज़ करते हैं, सॉकेट स्पैनर यूज़ करते हैं। सॉकेट स्पैनर यहाँ तक आ जाता है, ये देखिए, ये वाला भाग यहाँ चला जाएगा और ये वाला भाग लंबा होता है, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा। और फिर जिस तरह ट्यूबलर बॉक्स में एक टामी लगाते हैं, इसी तरह इसमें भी एक टामी बार होता है जिसके माध्यम से हम उसको घुमाएंगे। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे ड्रिल करते हुए, घरों जब बनता है तो हम पिलर खोदते हैं, पिलर बनाते हैं घरों में, तो क्या होता है, जो पहले गांव में बर्मा होता था, बर्मा से पिलर की खुदाई होती है, तो ट्रैक्टर की वगैरह से होने लगी है, पहले बर्मा के माध्यम से होता था। तो बर्मा को हम क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ के उसको 3-4 लोगों से पकड़ के घुमाते थे। उसी तरह ये भी है, इसको 3-4 लोग नहीं पकड़ते, एक ही लोग से हो जाता है, लेकिन नट बोल्ट में फंसा के ऊपर से ऐसे घुमाते हैं तो ये नट बोल्ट टाइट या ढीला हो जाता है, ठीक है। ये आपका सॉकेट स्पैनर है, इसमें टॉमी बार लगा हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग ऑफसेट हैंडल हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा है एडजस्टेबल स्पैनर। यह ओपन एंडेड स्पैनर का परिष्कृत रूप है। इसमें खुले सिरे के खांचे को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अतः एक ही एडजस्टेबल स्पैनर कई साइज के नट या बोल्ट को के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एडजस्टेबल हमारा स्पैनर है। इसमें क्या होता है, जो हमारा साँचा होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी उसको छोटा या हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आधुनिक है, इसमें इंडिकेटर भी लगा होता है कि आपका साँचा कितना छोटा या बड़ा होना है, यहाँ पे आपको बताता है, ठीक है। सॉरी, ये तो स्पैनर यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया, ये सॉरी वो दूसरा था, ये है एडजस्टेबल स्पैनर, ये है एडजस्टेबल स्पैनर, ये है एडजस्टेबल स्पैनर आपका, ये है। दूसरा फिगर आ गया था तभी तो हमको कन्फ्यूजन हो गया था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। एडजस्टेबल स्पैनर ये है, आप लोग घरों में देखे होंगे। ये यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होती है, स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे हम उसको इस तरह घुमाते हैं, ये वाला साइज़ छोटा या बड़ा होता है, ये वाला साइज़ यहाँ फैलता जाता है, तो हम बड़े नट बोल्ट कर सकते हैं। जब इसको उल्टा हम घुमाते हैं तो ये वाला साइज और पास में आता जाता है, तो क्या होता है हमारा, हम छोटे नट बोल्ट भी टाइट या ढीला कर सकते हैं। ये देखिए मूवेबल जा है, जब इसको हम घुमाएंगे, ये क्या है, नर्ल किया हुआ, जिससे अंगूठे में फिसलन न हो, इसलिए इसको नर्लिंग की जाती है। इसको जब हम घुमाते हैं तो ये वाला भाग इधर भागता है और उधर जाता है, ठीक है। ये स्टेशनरी होता है, एक जाब क्या होता है, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला फिक्स होता है, ये वाला ऊपर नीचे होता है। मतलब ऊपर नीचे मतलब क्या हुआ, ये दूर जाएगा और इसके पास में, इससे दूर जाएगा और इसी के पास में जाएगा, ये मूवेबल जा होता है, ठीक है। जब उसको हम घुमाते हैं तो ये पास में जाता है या तो दूर जाता है, इसके माध्यम से अलग अलग साइज के नट बोल्ट खोल या टाइट कर सकते हैं। फिर अगला आता है हमारा हुक स्पैनर। इस स्पैनर में 90 डिग्री के एक वृत्त के सेंटर में एक सिरे पर एक हुक तथा दूसरे सिरे पर हैंडल लगा होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया हुआ है। इस हुक बोल्ट को नट की ब्रेस पर बने छिद्र या स्लॉट फंसा कर खोले या बंद करने की
ये क्या होता है, स्पेशल है। ये क्या है, हुक स्पैनर है। इसके लिए अलग नट बोल्ट ही होता है, ये हर जगह यूज नहीं होता। इसके लिए बोल्ट भी अलग होते हैं जिसमें छिद्र बने होते हैं, उनमें इसका हम प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, उसी छिद्र में जाके फिट हो जाता है, उसके माध्यम से उसको खोल या टाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बोल्ट है, ये बोल्ट में छिद्र बना हुआ है, यहाँ पर जाके ये फिट हो गया, और इसके माध्यम इसको हम घुमाएंगे तो ये नट बोल्ट ढीला या टाइट हो जाएगा। ठीक है। फिर स्पैनर का प्रयोग करते समय हमको सावधानियाँ क्या रखनी है। स्पैनर पर आवश्यकता से अधिक बल हमको नहीं लगाना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, नट बोल्ट खुले या ना खुले, लेकिन जो नट बोल्ट में खांचे होते हैं, हेड होते हैं, वो क्या होगा, घिस जाएगा और हमारा वो स्पैनर जो है स्लिप हो जाएगा। जैसे ही स्पैनर स्लिप होगा तो हम जाके किसी से टकरा जाएंगे, किसी भी मशीन से टकरा सकते हैं और हम अपने आप को चोटिल कर लेंगे। ठीक है। अतः इस पर कभी भी हथौड़े और इसमें हथौड़े का भी प्रयोग हमको नहीं करना है कि हमको चलो ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं, कहीं स्लिप होकर गिर न जाए तो हथौड़े से ही मारना चालू कर दें, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे हथौड़े से मारेंगे तो उसका हेड खराब हो जाएगा। जो क्या है, स्क्वायर हेड है या हेक्सागोनल हेड है, वो क्या हो जाएगा, खराब होकर राउंड हो जाएगा और हमारे स्पैनर्स में दोबारा कभी नहीं लगेगा, स्लिप होता जाएगा। ठीक है। और दूसरा काम क्या है, इसमें हमको पाइप लगाकर भी 3 तरीके होते हैं, ज़बरदस्ती करने के 3 तरीके होते हैं। तो हम पूरी ताकत लगाएं तो भी नट बोल्ट का जो हेड है ख़राब हो जाएगा, या हैमरिंग करें, हम ताकत नहीं लगानी, अपने आप को बचा के चलना है तो हैमरिंग करेंगे तो भी उसका हेड ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा मेथड होता है, क्या करते हैं, हम स्पैनर में एक लंबी सी पाइप डाल लेते हैं, एक लंबी सी पाइप फंसा के उसको घुमाते हैं तो ज़्यादा टॉर्क मिलता है तो खुल जाता है। लेकिन यदि नहीं खुला तो क्या होगा, हेड का जो बोल्ट है या स्क्रू है उसका हेड को गोल कर देगा, यानी ख़राब कर देगा। फिर ऐसे बोल्ट जिनके सिरे गोल हो चुके हैं या ऐसे स्पैनर जिनका मुंह खुल चुका हो, प्रयोग में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना रहती है। क्या बोल रहा है, ऐसे बोल्ट जिसके सिरे गोल हो चुके हो, यानी वो बोल्ट ख़राब हो चुका हो, तो उसको हमको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्पैनर खुल चुका हो, यानी क्रैक हो, टूटा हो या मतलब सही हालत में ना हो, उसको हमको प्रयोग नहीं करना है। फिर क्या है, नट बोल्ट के लिए उचित साइज़ के स्पैनर का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा साइज़ कम है, बोल्ट का साइज़ कम है और हम थोड़ा सा 1 नंबर बड़ा साइज़ का स्पैनर यूज़ करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा, या बड़ा साइज़ का हमारा बोल्ट या स्क्रू है, छोटे साइज़ के स्पैनर ज़बरदस्ती यूज़ करेंगे तो भी उसके हेड को ख़राब कर देगा वो। ठीक है। फिर एडजस्टेबल स्पैनर का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चल जबड़ा बल लगाने की दिशा में ही रहे, क्योंकि विपरीत दिशा में होने पर स्पैनर टूट सकता है। क्या बोला गया है, जब हम एडजस्टेबल वाले स्पैनर का उपयोग करते हैं तो जो मूवेबल जा है, जो जा इधर उधर होता है, वो कहाँ होना चाहिए, बल लगाने वाली दिशा की तरफ होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होगा, हमारा स्पैनर टूट सकता है। तो जो एडजस्टेबल जा है वो बल लगाने वाली दिशा की तरफ ही होना चाहिए। ठीक है। ग्रीस लगे स्पैनर, ग्रीस ऑयल, मूवी ऑयल लगे स्पैनर को हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि चिकने हो जाते हैं और स्लिप होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगला है हमारा टार्क रिंच। टार्क रिंच क्या होता है, इस रिंच का प्रयोग सॉकेट स्पैनर के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सॉकेट स्पैनर के साथ किया जाता है। इस द्वारा नट खोलते अथवा कसते समय प्रयुक्त शक्ति को मापा जा सकता है। इस चीज़ का प्रयोग करने से बोल्ट अथवा स्टड को खोलते समय उसके टूटने की संभावना नहीं रहती है। रेचेट टार्क रिंच का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि हम कितनी शक्ति का यूज उसमें कर रहे हैं, कितना पावर हम लगा रहे हैं। ठीक है। जब ज़्यादा पावर लगाने लगते तो वो हमको बता देता है, दिख जाता है, और ज़्यादा पावर नहीं लगाते, जिससे हमारा नट बोल्ट भी टूटने से बच जाता है। ठीक। टार्क रिंच का प्रयोग ऑटोमोबाइल तथा हवाई जहाज संबंधी कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल यानी जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं, और इसके अलावा जहाँ हवाई जहाज़ का निर्माण होता है। ये देखिए आपका टार्क रिंच है, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जब हम ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है। ज़्यादा बल लगाते ही वो क्या होता है, स्लिप कर जाता है। ठीक है। ये दोषित बीम यहाँ पे देखिए हल्का सा मुड़ी हुई है, दोषित बीम है। ये डायल इंडिकेटर यहाँ से आपको बताता है कि आप कितने पावर लगा रहे हैं। फिर अगला आता है हमारा पावर टूल। वह औजार जो किसी विद्युत मोटर, संपीड़ित हवा या आंतरिक दहन इंजन से शक्ति प्राप्त करके कार्य करता है, पावर टूल कह रहा था। पावर टूल मतलब जिसमें हमको शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, किसी मशीन के माध्यम से उसको पावर मिल रही है, वो पावर टूल है। वो मशीन कैसे काम कर रही है, संपीड़ित हवा से कर रही है कि इलेक्ट्रिक से कर रही है, किसी अन्य माध्यम से, वो हम आगे देखेंगे। कार्यशाला में प्रयोग में पावर टूल का प्रयोग करके मजबूती से जमे या कसे हुए बोल्टों या स्क्रू को खोला जाता है। इसके लिए सामान्यतः एयर इम्पैक्ट रिंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कार्यशाला में वर्कशॉप में क्या होता है, अधिकांशतः एयर इम्पैक्ट रिंच का प्रयोग किया जाता है। एयर इम्पैक्ट रिंच क्या होती है, हवा के प्रेशर से काम करती है, हवा के प्रेशर से काम करती है। ठीक है। उसके माध्यम से ज़्यादा हम किसी नट बोल्ट को ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, या ज़्यादा नट बोल्ट जो टाइट है उसको खोल सकते हैं।
ये आपको दिखाया गया है एयर इम्पैक्ट रिंच। इसमें क्या होता है, इधर से ब्लो पाइप आती है, हवा की एक पाइप आती है, हवा की पाइप आती है जो कंप्रेसर के द्वारा आई आती है, पूरा मैकेनिज्म में बना होता है प्रयोगशाला में, जिसके द्वारा माध्यम से बहुत सारी इस तरह की मशीनें चला सकते हैं। हर एक पाइप में, हर एक मशीन में यहाँ से हवा की एक पाइप आती है जो यहाँ पर जाती है, हवा को ले जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक गोल गोल सॉफ्ट जैसा लगा रहता है जिसमें कुछ ब्लेडें लगी होती हैं, जिसमें कुछ ब्लेडें लगी होती हैं। जब हवा उसमें जाती है तो घूमता है, ब्लेड घूमती है तेज़ी से, और जब घूमती है तो ये वाला भाग भी घूमने लगता है और नट बोल्ट को हम टाइट या ढीला कर सकते हैं। एयर इम्पैक्ट रिंच को इम्पैक्ट गन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्पैक्ट गन, इम्पैक्ट रिंच इत्यादि नाम से जाना जाता है। यह बोल्ट एवं स्क्रू को कसने या खोलने के लिए उच्च टार्क की स्प्रिंग स्पीड का उपयोग करते हैं ना। ये क्या होता है, उच्च टार्क यानी ज़्यादा टाइट कर सकते हैं नट बोल्ट को, और ज़्यादा टाइट नट बोल्ट को हम खोल भी सकते हैं। फिर रिंच को स्पिनिंग स्पीड को परिवर्तित करने के लिए भी इसमें लीवर लगा होता है। क्या होता है, इसकी स्पीड को हम कम अधिक भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों किया जा सकता है। इसको कम अधिक भी कर सकते हैं और इसको हम रिवर्स भी कर देते हैं, ठीक है। एयर इम्पैक्ट रिंच को प्रचारित करने के लिए शक्ति स्रोत के रूप में मुख्यतः संपीड़ित, अधिकांशतः इसका उपयोग किया जाता है संपीड़ित हवा यानी कंप्रेस्ड हवा का उपयोग किया जाता है। परंतु कुछ इम्पैक्टरियों को चलाने के लिए विद्युत या लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, लाइट का उपयोग किया जाता है या हाइड्रोलिक शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा है बाह्य आवरण। इम्पैक्ट रिंच के विभिन्न भागों को एक साथ पकड़ने के लिए बाह्य आवरण का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान लगने वाले उच्च बलों को सहन करने के लिए इससे मजबूत पदार्थ से बना। बाह्य आवरण क्या है, उसकी बॉडी है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है सबको पकड़ सकते हैं, इसलिए सबको अरेंज असेंबल किया जाता है और एक बॉडी के अंदर कवर कर दिया जाता है। उसी को क्या बोल रहा है, बाह्य आवरण बोल रहा है। जो बाह्य आवरण होता है वो मजबूत पदार्थ से बनाया जाता है, लोहे वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है। फिर रोटरी सिलेंडर, इसमें क्या होता है, रोटरी सिलेंडर होता है, एयर रिंच का आंतरिक भाग है। मैंने अभी बताया, एक क्या होती है शाफ्ट होती है, वो क्या होती है रोटरी सिलेंडर होती है, जिसमें क्या लगी होती है, ब्लेड लगी होती हैं, जहां वायु इंटेक पोर्ट से प्रवेश करती है तथा एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है, ठीक है। इंटेक पोर्ट से प्रवेश करती है तथा एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है। ये दोनों पोर्ट सिलेंडर के तल में स्थित होते हैं। इस सिलेंडर में घूमने वाले व्हील तथा ब्लेड भी होते हैं। क्या होता है, एक हमारे पास रोटरी सिलेंडर होता है, इसमें ऊपर से हवा जाती है, तो रोटरी घूमने लगता है और हवा जाएगी तो आखिर निकलेगी, कहीं से तो नीचे से हवा निकल जाती है, ठीक है। ब्लेड तेज़ी से घूमती है, ब्लेड तेज़ी से घूमते घूमते हवा को नीचे कर देती है, हवा नीचे से निकलती भी जाती है, ठीक है। तथा ब्लेड तथा व्हील घूमने लगते हैं, प्रवेश करती है और निकलती है और ब्लेड घूमने लगते हैं। और फिर क्या होता है, इसमें एनविल होता है। यह रिंच का वह भाग होता है जहाँ विभिन्न आकार के सर्किट लगाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जिसमें विभिन्न आकार के सॉकेट लगाए जाते हैं, ठीक। छोटा बड़ा जिस हिसाब से हमको नट बोल्ट टाइट या ढीला करना है, वो जिस साइज का नट बोल्ट हमको खोलना है या टाइट करना है, उस हिसाब से यहाँ पर सॉकेट लगाया जाता है। वो एनविल लगा होता है, एनविल के नीचे सॉकेट लगा होता है। और फिर एयरलाइन क्या है, एयरलाइन द्वारा संपीड़ित हवा रिंच में तथा सिलेंडर में जहाँ से हवा हमारी जाती है और निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एयरलाइन बोलते हैं। फिर ट्रिगर क्या होता है, एयर इम्पैक्ट रिंच को चलाने अथवा बंद करने के लिए ट्रिगर का उपयोग किया जाता है। क्या होती है, एक बटन होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रिगर। क्या होती है, जैसे बंदूक में बटन होती है उसी तरह होती है, ठीक है। या ड्रिल मशीन आप देखे लोगे, जिस तरह ड्रिल मशीन में बटन होती है इसी तरह की इसमें बटन होती है। फिर रिवर्स नियंत्रक भी होता है। रिवर्स नियंत्रक क्या करता है, जब हमको नट को टाइट करना पड़ता है सीधा चलाते हैं, जब हमको ढीला करना होता है उसको रिवर्स से करते हैं, ठीक। फिर क्या है, एयर इम्पैक्ट रिंच का रखरखाव। रिंच में कभी कभी गलत सर्किट या बिट्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको गलत सर्किट यानी फेस नहीं करना है, अर्थ फेस नहीं करना है, जो भी है उसको गलत सर्किट या बिट्स का उपयोग नहीं करना है। एक भाग दूसरे जगह नहीं लगाने हैं, टूटे फूटे भाग नहीं लगाने चाहिए। रिंच को कार्ड को नियमित चेक करते रहना चाहिए। रिंच को हमको क्या है, उसको चेक करते रहना है बीच बीच में। रिंच को समस्त भागों को नियमित रूप से चेक करना है, सभी पार्ट को चेक करना है। रिंच के सभी घूमने वाले भागों को नियमित रूप से लुब्रिकेशन देना है। जो घूमने वाले पार्ट्स हैं वहाँ पे हमको लुब्रिकेशन यानी ऑयलिंग करनी है, ताकि उनमें घर्षण ज़्यादा ना हो और हमारे उसकी लाइफ बढ़ जाए। फिर रिंच में कभी भी अत्यधिक बल का उपयोग नहीं करने, उसमें ज़्यादा ताकत हमको नहीं लगानी है, इससे स्टेरिया सॉकेट टूट सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इम्पैक्ट रिंच को प्रयोग करने के पश्चात साफ करके रखना चाहिए। जब उसको हम यूज कर सकें तो उसकी साफ सफाई करके उसको रखना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्क्रू चैप्टर आज खत्म हो गया। सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर था स्क्रू, जो आज खत्म हो गया। इसका मैं कल आप लोगों को कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके कल होंगे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कल से कराऊंगा। 2 या 3 दिन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चलेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं, तब तक आज की क्लास इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।